मैं हूं गौतम राणे सागर। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है दर्दे भारत न्यूज चैनल पे। मैं दर्दे भारत न्यूज चैनल का मकसद ही यही है कि यहाँ सुर्खियां तो बहुत ढेर सारी सुर्खियां हैं, परंतु मीडिया नहीं है। और उसी मीडिया की तलाश में दर्दे भारत को एक मीडिया का रूप देने की कोशिश की गई है। और ये दर्द क्या है भारत का कि यहाँ कानून है परंतु न्याय नहीं है, संविधान है परंतु अधिकार नहीं है। कानून होने के बावजूद न्याय कैसे मिले, इस पे हमें चर्चा करनी है, इस दिशा में हमें सोचना है और इस दिशा में आगे बढ़ना है। संविधान रहने के बावजूद अधिकार कैसे नहीं मिल पा रहे हैं, इसी दिशा में हमें आगे बढ़ना है। आज का जो मुद्दा हमने चयन किया है, इसलिए चयन किया है कि कभी सुना जाता था कि जो ब्राह्मण कम्युनिटी गुस्से में आकर के अगर किसी को श्राप दे दे तो जिसको श्राप दे दे उसका सर्वनाश हो जाता था। तो या तो ये लगता है कि आजकल उसके श्राप में ताकत नहीं रह गई या उसके श्राप को कम करने वाले लोग आ गए। स्थिति ये है जिस पे बात करना है। जब ब्रजराज मौर्य की पुलिस थाने में मौत होती है, उसको एनकाउंटर नहीं माना जाता, उसको इनकाउंटर मान लिया जाता है जबकि पकड़ के लाया जाता है। सुनील गुर्जर के साथ भी वही होता है। मुकेश राजभर जो देवरिया के थे, उनके साथ भी पुलिस पकड़ के लाती है और थाने में मारते मारते मार डालती है। पुष्पेंद्र यादव को झांसी में सिर्फ इसलिए मार डालती है क्योंकि जो उनका रेत वगैरह की गाड़ियां चलती थी, ट्रक चलती थी, जितना कमीशन पुलिस वाले मांगते थे उतना कमीशन वो नहीं दे पाए या नहीं देना चाहते थे। बच नहीं रहा होगा तो नहीं देना चाह रहे होंगे, इसलिए पुलिस वाले मार डाले और उसको एनकाउंटर बता दिया गया। अशोक निषाद गोरखपुर की घटना आपको मालूम ही होगी कि गोरखपुर की घटना का अशोक निषाद को किस बर्बरता से मारा गया है, किस तरह से उनकी जान ली गई है। विवेक दिवाकर जो हरदोई के थे, उनकी किस तरह से जान ली गई है। पिंटू जाटव जो इटावा में गए थे और एक मारपीट के चक्कर में एफआईआर लिखाने गए थे, एफआईआर तो नहीं लिखी गई लेकिन पुलिस वालों ने उनकी हत्या जरूर कर दी। इतने सारे हत्याएं हो रही है और जिसको 6 दिसंबर 2019 तक एक आंकड़े प्रस्तुत किए गए कि उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के 2019 तक 5178 एनकाउंटर हुए। और ये जितने भी एनकाउंटर हुए हैं, इन एनकाउंटर्स की जो असलियत है, असलियत ये है कि तकरीबन 4980 जो एनकाउंटर हुए हैं वो ठेला लगाने वालों के एनकाउंटर हुए हैं, बाल बनाने वालों के एनकाउंटर हुए हैं, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के एनकाउंटर हुए हैं। किसी को 80 रुपए की चोरी के नाम पे एनकाउंटर कर दिया गया है। लेकिन उस समय आफत नहीं मचती, इस प्रदेश में कोई आफत नहीं आती। आफत तब आती है जब कमलेश तिवारी की हत्या होती है लखनऊ में। आफत तब आती है जब महेश शर्मा की हत्या होती है मेरठ में। और आफत तब आती है जब रमेश शर्मा की हत्या होती है लखीमपुर खीरी में। और भी आफत तब आती है, कोहराम मचता है, जब आदित्य तिवारी का मर्डर होता है बस्ती में और अमेठी में सत्यनारायण शुक्ला का जब मर्डर होता है तो फिर समझ लीजिए कि पहाड़ सर पे उठा लिया जाता है। अमन मिश्रा का जब मर्डर कन्नौज में होता है तब भी यही स्थिति होती है। लेकिन समझ में नहीं आया कि ये सब जब एक एक मर्डर होते हैं तो जो ब्राह्मण कम्युनिटी है वो गुस्से में आती है, लेकिन एटा में एक ही परिवार के 5 लोग मार दिए जाते हैं, तब कोई स्थिति नहीं, तब कोई बहुत बवाल नहीं होता, कोई बहुत ज्यादा विरोध नहीं होता। झांसी में एक ही परिवार के, ये सब ब्राह्मण हैं, एक ही परिवार के 5 लोगों को झांसी में भी मार दिया जाता है।
और वही सुराव इलाहाबाद के भी एक ही परिवार के 5 लोगों को जो ब्राह्मण कम्युनिटी के हैं मार दिया जाता है। अब ये समझने की जरूरत है कि जिस प्रदेश में ये दावा प्रस्तुत किया जा रहा था कि यहां हमने अपराधियों को या तो प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है या उनको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया है, बावजूद इसके अपराधी ऐसा था जिसने 10-10 पुलिस वालों की हत्या कर दी। 8 ऑन स्पॉट मारे गए, 2 हॉस्पिटल में जाकर के मर गए और आज भी 5 जीवन और मौत के बीच झूल रहे हैं। जो सबसे अहम घटना हुई है, घटना ये हुई है जिसमें चर्चा करना जरूरी है। क्योंकि हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, तो कोई भी उसकी जद में आ जाए, हम उसके लिए न्याय की मांग करते हैं। जब कानून है तो न्याय की मांग करते हैं। खुशी दुबे जो अमर दुबे का राइट हैंड माना जाता है, 29 जून को उसकी शादी हुई और 29 जून को शादी होने के बाद 2-3 रात की तीन मान के चलिए कि 3 जुलाई की घटना है जब ये आतंकवादियों का हमला हुआ, एम्बुश हुआ और उसमें घात लगा करके जब पुलिस वालों को मारा, तो अमर दुबे को झांसी में मुठभेड़ में मार गिराए जाने का दावा किया गया। ये अच्छा हुआ, चलिए अगर वो आतंकवादी थे तो उनको मार गिराया जाना चाहिए। लेकिन जो खुशी थी, जो 2 दिन पहले शादी उसकी हो करके आई थी और आज भी नई नवेली दुल्हन हो, तो पूरे परिवार के लोगों को नहीं पहचान पाती। पुलिस वालों ने ये कहा कि मर्डर की साजिश इसने किया है। जो पुलिस वाले मारे गए हैं उस मर्डर की साजिश किया है, उसको जेल में डाल दिया। अब तो जेल में है, कहां है पता नहीं लगता। और दूसरी जो विषम स्थित है, जिस विकास दुबे की मां ने, सरला दुबे ने पहली मर्तबा ये कहा था कि वो आतंकवादी है, उसको गोली मार दीजिए। आज उसकी मां का भी नहीं पता है, किसी थाने में है, जेल में है, कहां है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये सारे कलेक्शन करने के बाद इस पे चर्चा करने की जो जरूरत आज पड़ी है, वो जरूरत इस बात की है कि क्या यहाँ शेड्यूल कास्ट तो मारा जाता था, बैकवर्ड मारा जाता था, मुस्लिम मारा जाता था, कभी कभार आवाजें उठ जाती थी, कभी कभार हो हल्ला भी हो जाता था। एक बात जो सबसे ज्यादा चिंता में डाल रही है, वो ये है कि वर्षा डोंगरे जो जेलर थी, इस समय छत्तीसगढ़ में जेलर है, इस समय उनको टर्मिनेट कर दिया गया है और उनके मुकदमे चल रहे हैं। उन्होंने पहली मर्तबा ये कहा था कि जो बस्तर वगैरह की लड़कियां होती हैं 12 साल 13 साल की, उनको जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं उठा के लाते हैं और उनका स्तन दबा करके चेक करते हैं ये शादीशुदा है कि शादीशुदा नहीं है। सिर्फ इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। एक प्रभाकर ग्वाल हैं, जो वहां जज थे, सिविल जज थे। उन्होंने एक पुलिस वाले से पूछा जब पकड़ के लाए कि ये बड़ा ही दुर्दांत नक्सलवादी है, तो प्रभाकर ग्वाल ने अपने कोर्ट में उस यशो से पूछा, किसका नाम बता दिया, इसके पिता का नाम नहीं मालूम, रहता कहाँ है गांव नहीं मालूम। तब प्रभाकर ग्वाल ने ये कहा कि जब तुम्हें इसका गांव नहीं मालूम, इसके पिता का नाम नहीं मालूम, तो ये इतना दुर्दांत नक्सलवादी हो कैसे गया। तो जो हमारी शंका है, वो शंका ये है कि खुशी दुबे को अगर पता नहीं लग पा रहा कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, तो क्या जैसे ही बस्तर की लड़कियों को, आदिवासी लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार मिलिट्री, वो पैरा मिलिट्री वाले करते हैं, वही कहीं दुर्व्यवहार यहाँ उत्तर प्रदेश की धरती पे पुलिस वालों का तो नहीं उसके साथ हो रहा है। ये गंभीर विषय है। इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और बात को आगे ले और लो अपने अतिथियों का हम विचार ले और समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम परिचय कराना चाहेंगे कि अपने अतिथियों का परिचय करा दें। हमारे बीच में डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं,
शिक्षा से काफी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, भूगोल पर बड़ी आपकी पकड़ है, भौगोलिक स्थिति पे बड़ी पकड़ है। और हमारे साथ योगेंद्र कुमार नीरज जी हैं, समाज विज्ञानी हैं, बड़ी पकड़ है समाज पे, समाज के ताने बाने पे और समाज के अधिकारों की जिसकी बात की जा रही है उसकी भी। और तीसरे जो हमारे महत्वपूर्ण इस समय अतिथि हैं यूनुस मोहानी साहब। यूनुस मोहानी साहब उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिस जिस परिवार का नाम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बड़े फक्र से लिया जाता था। मौलाना हसरत मोहानी साहब के परिवार से हैं। आप तीनों अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न मोहानी साहब हम आप ही के पास लेके आ रहे हैं, आप अपना ऑडियो खोल लीजिएगा। मोहानी साहब आवाज आ रही है आपको? मोहानी साहब हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि चलिए, शेड्यूल कास्ट को बहुत इंसान नहीं माना जाता था, बैकवर्ड को इंसान नहीं माना जाता था, उनके जान की कोई कीमत नहीं थी, मुसलमानों के जान की कोई कीमत नहीं थी। ब्राह्मण तो सर्वोपरि था ना, सुप्रीम पावर था ना, समाज का मार्गदर्शक था। और इस शासन में उसकी भी बड़े पैमाने पर हत्याएं होनी शुरू हो गई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से पहले दलितों को निशाना बनाया गया, बैकवर्ड को निशाना बनाया गया, मुस्लिम को निशाना बनाया गया, क्या ब्राह्मणों को भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही क्या, मोहनी साहब? देखिए, कहीं ना रानी साहब, देखिए, बड़ा चिंता का विषय ये है कि पुलिस ने न्याय को अपने हाथ में ले लिया। वो स्वयं ऑन स्पॉट न्याय करने पर तुल गई है। तो अब सुरक्षा की तो बात करना ही फिजूल है, क्योंकि जो था ना कि अगर देरी से किसी को न्याय मिल रहा है तो वो न्याय नहीं है ना। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। लेकिन पुलिस ने अब उसी को सहारा बनाया है कि अब इतनी लेट क्यों करें, हम तुरंत क्यों कचहरी अदालतों के चक्कर लगाएं और वहीं दनादन रास्ता साफ कर दें। इससे समाज के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मैं समझता हूँ कि दलितों के ऊपर जुल्म होते आए हैं। 5000 सालों का इतिहास कहें, 1000 साल का इतिहास कहें, जो भी कहें, जिस भी टाइम फ्रेम में आप उसको बांधना चाहें, वो होते रहे हैं और वो होते अभी भी होते चले जा रहे हैं। इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह का मामला है, सफूरा जरगर का भी इंसिडेंट है, अभी डॉक्टर कफील है, एक डॉक्टर को जिस तरह से जेल में रखा गया है और जिस बुरी तरह से उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है, तो उसकी भी कोई आवाज नहीं है। तो इन दो वर्गों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण वर्ग जो कि हमेशा सत्ता में बना रहा, सत्ता के केंद्र में रहा है, और एक विडंबना ये है कि प्रमुख सचिव मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश भी दोनों इसी जात से आते हैं। उसके बावजूद जिस तरह का व्यवहार है, वो साफ इशारा कर रहा है कि एक जातिगत क्लैश प्रदेश में शुरू हो चुका है, जो पहले गांवों में देखा जाता था अक्सर, जिसके लिए उन्नाव और ये फतेहपुर इस तरह के जो डिस्ट्रिक्ट हैं काफी मशहूर रहे हैं ठाकुर ब्राह्मणों का जो क्लैश था उसको लेकर। लेकिन अब ये बिल्कुल पटल पर आ गया है। जिस तरह से देखिए जुल्म हो रहा है, एक महिला है, एक गरीब ब्राह्मण महिला है, खुशी दुबे, 3 दिन की ब्याहता है। अभी 3 दिन में वो अपने पति को भी से भी सही ढंग से परिचित नहीं हो पाई है। आप कह रहे हैं कि उसके जो उसने क्राइम किया है उसमें सहभागी हो गई, उसने वो जो उसका आपराधिक जो पूरा परिदृश्य वहां खींचा गया उसमें वो मास्टरमाइंड रही है या उसमें से कहीं से उसका इन्वॉल्वमेंट रहा है। शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर पूरे समाज को उस महिला के लिए खड़ा होना पड़ेगा। यदि हम उस महिला की अस्मिता के लिए नहीं बोल सकते तो फिर हमें अधिकार नहीं है, फिर हर व्यक्ति अपनी अपनी जात की महिला के लिए लड़ेगा। तो महिलाओं को कोई भी, दरअसल चक्कर ये है कि हम मजलूम को मजलूम की नजर से देखें और मुजरिम को मुजरिम की निगाह से देखा जाए। हो ये रहा है कि हम
मजलूम को उसकी जात और उसके धर्म की निगाह से देख रहे हैं। अगर मजलूम डॉक्टर कफील है तो वो अपराधी होता है, उसको गोली मार देने की बात कही जाती है। तो इस तरह की बात हो रही है। तो अगर खुशी दुबे का मामला है तो मैं नहीं समझता मैं उस महिला के साथ खड़ा हूँ। जी जी मुझे जी। लगता है कि गौतम रानी साहब को भी इस महिला के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो महिला मजलूम है। वो साफ दिखाई दे रहा है कि 3 माह 3 दिन की ब्याहता है और आप उसे वो सो रही थी जब उसे पुलिस लेके गई है। उसके घर में जो बूढ़ी दादी थी, उन्होंने जैसा बताया कि बहू यहाँ बगल में सो रही थी, नत बहू, और उसको उठा के ले गए। वो एक इंटरव्यू है। तो इस तरह का अगर किया जा रहा, फिर उसके बाद अब ये नहीं पता है, एक डर ये है कि उस महिला के साथ कहीं वो सुलूक तो नहीं किया जा रहा, जो अक्सर वो जो यूँ कहें कि संरक्षण गृह के नाम पर जो प्रताड़ना गृह जी जी चलाए जाते जी हैं। जी जी। आपने है ना मोहानी साहब फिर आए। शेल्टर मोहानी साहब होम्स फिर जो आए। होते हैं। मोहानी साहब फिर हम आपके पास आएंगे। जी, जी। आ, योगेन योगेन जी आपके पास आ रहे हैं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि वही शक जो हम कह रहे थे वही मोहानी साहब भी व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने थोड़ा नाम अलग रखा। उन्होंने जो संरक्षण गृह रखा गया जिसको संप्रेक्षण गृह कहा जाता है, क्योंकि वहां भी मैं 1995 से 2000 तक मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहा हूं, तो मुझे स्थितियां वहां की बेहतर पता है। उस पर आज चर्चा नहीं है, लेकिन हम यही कहना चाह रहे हैं कि फिर आपसे समझना चाह रहे हैं, क्या खुशी के साथ जिस तरह की बस्तर की घटनाएं हम बता रहे थे, जो वर्षा डोंगरे ने बयान किया था, कहीं इस उद्देश्य से पुलिस वाले तो नहीं ले गए थे क्या? अगर ये ले गए हों तो वो शर्मनाक बात है। रानी साहब, इनफैक्ट जो आप बस्तर की घटना बता रहे हैं, आपने उस घटना को सुना है और मैंने प्रत्यक्ष निरीक्षण किया है। स्थितियां बद से बदतर हैं। खुशी के साथ पुलिस क्या बर्ताव कर रही है और वो क्या उगलवाना चाहती उस लड़की से जो कि अभी 3 दिन पहले ब्याह करके आई थी, ये एक दीगर प्रश्न है, क्योंकि पुलिस की कार्यप्रणाली में ये सामान्य बात है। और एक खुशी के साथ ही नहीं, बस्तर रेंज की जितनी भी बच्चियां हैं जो 18 तक पूरी भी नहीं कर पाई हैं, 20 साल की, 15 साल की, 16 साल की, और वर्षा डोंगरे ने जो कहा है उसकी मैं तस्दीक करता हूँ। ये हाय तौबा तो वहां मचनी चाहिए थी जो कि जिन्हें जबरदस्ती नक्सलवादी बना दिया जाता है। और खुशी के साथ हमारी संवेदना है, जिस वर्ग से वो आती है उस वर्ग ने कभी ये नहीं सोचा था कि उसने जो ताना बाना बुना है इस समाज में विषमता बोने का, और उसने जो एक अपनी कार्यप्रणाली डेवलप की जो समाज में विघटन को पैदा करती है, और उस विघटन को पैदा करने के साथ साथ वो कौम, वो वर्ग जो शिक्षा से ओतप्रोत होना चाहिए था, वो क्राइम की दुनिया में कदम रख गया। विकास दुबे अमर दुबे को ही नहीं लेके गया, वो इस देश में जातीय रूप से फैले हुए उस जहर की खेती के बहुत सारे आयाम साथ ले गया है, जिनमें राजनीति संरक्षण, सामाजिक संरक्षण और आधिकारिक संरक्षण, ये सारे के सारे मिले जुले थे। खुशी, नो डाउट, यह एक अच्छा कदम नहीं है पुलिस का, और पुलिस उसके साथ क्या व्यवहार कर रही है, लेकिन हमें बहुत व्यथित होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब 10 साल 8 साल की बच्चियों के साथ रेप होता है मुजफ्फरपुर में, और ब्रजेश ठाकुर को जो है कहीं चू तक चपड़ तक आवाज नहीं होती है, छोटी छोटी बच्चियों का रेप होता है, मर्डर करके फेंक दिया जाता है, ऐसी घटनाएं आम घटनाएं हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में सुनने को मिलती है। मुझे खुशी से संवेदना है, और पुलिस की इस एक्शन से कि वो उसके साथ क्या बर्ताव कर रही है, इस पर भी संदेह है कि कहीं उसके साथ बुरा बर्ताव तो नहीं कर। परंतु यह एक मात्र ऐसी घटना नहीं है जिसको कि हम एक उदाहरण के तौर पर, ये घटनाएं आम रूप से हैं। मुस्लिम समुदाय की बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ बहुत सारे केस तो पता ही नहीं चलते। सुबोध सिंह का मर्डर हुआ और उस मर्डर के प्रति किसी की संवेदना नहीं इस तरह की जागी जिस तरह की आज चारों तरफ मीडिया में जो है हाय तौबा मची हुई है। सरकार स्पेशल पेंशन स्वीकृत करती है, स्पेशल पद सृजित करती है कौमों को देखकर।
और ब्राह्मण कौम के साथ ये हो रहा है। एक कौम के नाम पर हम इसकी भर्त्सना करते हैं, क्योंकि कौम के नाम पर किसी भी तरह का ज्यादती या किसी भी तरह का विभेद भर्त्सनीय है। हर कौम के लोगों के लिए यही आवाज होनी चाहिए। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस सरकार ने त्वरित न्याय के लिए जो एक मूक समर्थन दे रखा है पुलिस को, यही त्वरित समर्थन यदि जनता स्वयं करने लगे तो उसकी कल्पना करिए कि क्या स्थिति पैदा होगी। सरकार का नकारापन, जिसे कि वह पुलिस की अपनी थ्योरी में, आपने बताया 5000 एनकाउंटर 2017 से 2019 तक हुए, उसमें 90-95% उन मजलूमों के हुए हैं जो 2 जून की रोटी के लिए इधर उधर सड़कों पर मारे मारे फिरते हैं। तब कोई भी मीडिया, समाज का कोई भी वर्ग इस तरह आर्तनाद नहीं करता जिस तरह से आज हो रहा है। खुशी के लिए हमारी संवेदना है और हम यही कह सकते हैं, संदेह और आशंकाओं से बात नहीं होती। इन्होंने जो ये घटना को अंजाम दी और जिसमें खुशी भी एक अभियुक्त की साथिन बनी हुई है, उन्हें भी ये पता था कि हम अगर घर जलाएंगे किसी का तो उस जद में हमारा घर भी आएगा। और वही हुआ कि उन्होंने जो किया दूसरों के लिए, वो उनके ऊपर भी भारी पड़ रहा है। जी तो वस्तुतः जी ये जी सामाजिक काफी विषमनीय कर चुके हैं लोग, विषमता भरा हो चुका है। जी योगेन जी, फिर लौट के हम आपके पास आ रहे हैं। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी को भी शामिल कर लें फर्स्ट राउंड में। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी, हम यही तो कह रहे हैं कि जिस समाज के ऊपर कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि उसके ऊपर कोई अन्याय और अत्याचार सरकार के द्वारा हो सकता है, सरकारी महकमा कर सकता है, और वो समाज, वो ब्राह्मण, आज हमने नाम पूरे आपको गिना दिए गए, मेरठ से लेकर के आपके गोरखपुर तक गिना दिया कि किस तरह से हत्या। अब तो बकायदा, जैसे वो हर चीज 5-5 चीजें मांगते थे कि 5 चीज, 5 ये रखिए, 5 रखिए, अब तो सामूहिक रूप से एक एक घर के 5-5 परिवार लोगों की हत्याएं शुरू हो गई है, चाहे वो एटा की घटना हो और चाहे आपके झांसी की घटना हो, फिर इलाहाबाद की घटना हो। तो जब ब्राह्मण भी असुरक्षित है, इसका मतलब यह है कि अन्याय और अत्याचार अपने चरम पे है। ये प्रदेश क्या जंगल राज बन गया है क्या? राणे साहब, अब ये हम और आप क्या कहेंगे? ये तो सुप्रीम कोर्ट ही कह चुका है कि प्रदेश में जंगल राज। और दूसरी बात आपको बताएं कि हर सत्ता का अपना एक चरित्र होता है। सत्ता के शीर्ष पर जो बैठता है प्रजा लोकतंत्र में, वो सबसे पहले ये देखता है कि उसका कौन सा कंपटीटर है जो आने वाले दिनों में उसके सत्ता को चुनौती दे सकता है। इस देश में संविधान लागू होने से पहले देश का जो बहुसंख्यक समाज था, वह उनकी व्यवस्था में कीड़े मकोड़े था। देश की आजादी के बाद आज भी वो उनके निगाह में कीड़ा मकोड़ा ही है। भले संविधान ने उनको बराबरी का दर्जा दे रखा है, कानून में उनको बराबरी का दर्जा दिया हुआ है, किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य करने में सबको एक ही धारा के अंतर्गत सबकी सजा होती है, लेकिन आज भी जो उनकी निगाह है, जो राम राज्य की बात करते हैं, उनकी निगाह में आज भी देश का बहुसंख्यक समाज कीड़ा मकोड़ा ही है। वो मारा भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैंने कहा कि सत्ता का एक चरित्र होता है, और चरित्र ये होता है कि शीर्ष पर जो बैठ जाता है वो चाहता है कि हमारी कुर्सी यथावत बनी रहे, कोई हमारे कंपटीशन में जो आने वाला है वो कंपटीशन में आने न पाए। तो आप देख लीजिए, आज राम राज्य की कल्पना वाले भाजपा के राज्य में सत्ता शीर्ष पर जो विष्ट साहब बैठे हुए हैं, उनका कंपटीटर तो ब्राह्मण ही हो सकता है। अनुसूचित जात, पिछड़ा जात तो राम धुन में मस्त है, और अल्पसंख्यक तो ऑलरेडी आतंकवादी घोषित हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कंपटीटर वर्ग है उनका,
जो उनको चुनौती दे सकता है, तो स्वाभाविक है कि सत्ता भी उनको उस वर्ग को चुनौती दे रही है। अब तो ये उस पर निर्भर करता है कि ये वर्ग जो है, जिस वर्ग की हत्याएं हो रही हैं और जिसके नाते हाय तौबा मची हुई है। अभी बहुत सारी हत्याएं हुई, कुमार साहब ने भी कहा कि 90-95% तो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की हत्याएं हुई, तो कोई बात नहीं। लेकिन आज जो महिलाओं के और लड़कियों के ऊपर अन्याय अत्याचार की बात हो रही है, अभी वर्षा सिंह जो आज तक की संवाददाता रही हैं, उनका एक वीडियो आया है और वीडियो में चित्रकूट की एक घटना का उल्लेख किया और बाकायदा उसने दिखाया है। अभी 3-4 दिन के अंदर वीडियो आया है। वहां चित्रकूट में जो ट्राइबल बिरादरी है, वर्षा डोंगरे की बात तो बहुत पुरानी हो गई, अभी पिछले हफ्ते की घटना है। ट्राइबल जो बिरादरी है, उसकी लड़कियों को जबरदस्ती खदानों में ले जा करके उनसे उनके साथ दुर्व्यवहार और दुष्कर्म किया जा रहा है। और उनको, लड़कियों का बयान है कि उनको जो 100-200 रुपया दिया जाता है, उनको ये कहा जाता है कि इसको श्रृंगार का तुम लोग सामान खरीद करके और श्रृंगार करके आओगे। तो उत्तर प्रदेश और ये जो राजस्थान या ये मध्य प्रदेश, जो राम राज्य की हम कल्पना कर रहे हैं, वह इनके भी विधान में, जो चाहे वो मनु का विधान है, उसमें भी जहां ये कहा जाता था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां भी नारियों की जो दुर्दशा उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में हो रही है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप एक उदाहरण खुशी का दे रहे हैं, प्रदेश में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे और विभिन्न वर्गों के बीच में मिल जाएंगे कि जो पुलिस के अन्याय अत्याचार से त्रस्त हैं और कोई सुनवाई नहीं है, न तो कानूनन सुनवाई है, न तो सामाजिक सुनवाई है, क्योंकि ये पुलिस की निरंकुशता जो है वो बरकरार है और उनको खुली छूट मिली हुई है कि हमारा जो भी कंपटीटर है उसको ठिकाने लगाओ। और अब तो स्थिति ये है कि आने वाले दिनों में ये समाज, जो अग्रणी समाज है, जो समाज को दिशा देता है, पूरे राष्ट्र को दिशा देता है, उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले हैं और ये निश्चित रूप से कहते हैं कि इस समय जो कुछ भी हो रहा है, जी डॉक्टर साहब, जंगल राज से भी ज्यादा पदवी दे सकते हैं तो वो भी कम है। और आने वाले दिनों में अगर यही हालत रही तो ये प्रदेश कुछ और चाहेगा, जो शायद योगी जी भी न बर्दाश्त कर पाए और शायद लोकतंत्र के पहरू भी बर्दाश्त न कर पाए। जी डॉक्टर साहब, मोहानी साहब आपके पास लौट के आ रहे हैं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वास्तव में जो ब्राह्मणों को पूरी तरह से, खासतौर से अब शिकार बनाया जाने लगा, 2017 के बाद से काफी शिकार बने हैं। जिस कमलेश तिवारी की हम बात कर रहे हैं और उसने जो कमेंट किया था, खास तौर से मुस्लिम जिसे अपना बड़ा ही पवित्र चीज मानता है, जिस पैगंबर को पवित्र मानता है, पैगंबर को सब कुछ मानता है, उनके खिलाफ कमेंट किया था। और वो इसके बावजूद काफी सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, कभी उसकी हत्या नहीं हो पाई। लेकिन इस सरकार में जो हिंदू का सिरमौर है और हिंदू सिरमौर बनने के लिए ही उसने कोशिश की थी, उसकी भी हत्या हो गई। और हत्यारा कमाल तो ये है, कभी सीतापुर के सीसीटीवी फुटेज में पकड़ा जाता था और अंत में जब फिजिकली वो पकड़ा गया तो गुजरात में जाके पकड़ा गया। तो क्या इसे, वो जो कंपटीटर बनने वाले हैं ब्राह्मण इस सरकार के, उनको कंपटीटर को एलिमिनेट करने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई क्या वानी साहब? देखिए, एक अंतर्द्वंद तो है ही। ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष तक पहुंचाया, इसमें कोई शक नहीं है। आरएसएस जो इस देश में एक बड़ा संगठन है, उसकी कमान हमेशा से ब्राह्मणों के हाथ में ही रही है और वही बैकबोन है बीजेपी की। वरना बीजेपी का कोई मतलब नहीं है, वो ब्राह्मणों के हाथ में। लेकिन जिस तरह से केंद्र की राजनीति से लेके उत्तर प्रदेश की राजनीति तक ब्राह्मणों को साइडलाइन करके जिस तरह से सत्ता ने अपना रास्ता अख्तियार किया है, उससे कहीं ना कहीं एक रिफ्ट पैदा हुआ है, एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आई है।
लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं करता। मुझे लगता है कि जैसे अगर मुसलमानों पर ज़ुल्म हो रहा है, तो मुसलमान अपने आप की सिर्फ़ मज़लूमियत का रोना रोएँ और खुद अपनी लड़ाई लड़ने बाहर ना आएँ और सिर्फ़ रोना रोते रहें कि वो साहब हमारे साथ नहीं आते, इसलिए हम उनके साथ नहीं हैं, तो ये गलत बर्ताव है। यही मैं दलितों के लिए भी कहूँगा, जो हमारे दलित भाई-बहन हैं, अगर वो उत्पीड़ित हो रहे हैं, तो उस उत्पीड़न के खिलाफ वो खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? आखिर उनमें जो नेतृत्व है, वो ऐसा नेतृत्व क्यों चुन रहे हैं जो आगे जाके बिक जा रहा है? वो जाके कहीं समर्पण कर रहा है। जबकि होना तो ये चाहिए था, आप बहुसंख्यक समाज से यदि आते हैं, तो आप तो लोकतंत्र में तो सरों की गिनती होती है। आप वो कर सकते थे लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। यही मैं मुसलमानों के साथ कहूँगा। लेकिन मैं कहूँगा कि यदि खुशी दुबे के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो अगर वो हमारे साथ खड़े नहीं हुए, तो लेकिन अगर किसी ने हमारे साथ गलत बर्ताव किया है, तो ये न्याय नहीं है कि हम भी उसके साथ गलत बर्ताव करेंगे। हम खुशी दुबे के साथ खड़े हैं। हम उसकी आवाज़ के साथ आवाज़ लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि न्याय का तंत्र चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें भीड़ तंत्र नहीं चाहिए, हमें पुलिसिया एनकाउंटर वाला समाज नहीं चाहिए और हमें मॉब लिंचिंग वाला समाज नहीं चाहिए। हमें संविधान से चलने वाला समाज चाहिए, हमें वो शुचितापूर्ण, नैतिकतापूर्ण न्यायपालिका चाहिए, जिसका जज अपनी कुर्सी छोड़ने के बाद किसी राज्यसभा के टिकट की ओर ना देखता हो। हमें ऐसी न्यायपालिका चाहिए। हम इसके लिए मांग कर रहे हैं। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, तो राजनीति में यही होता है। राजा महाराजाओं के दौर से ले लीजिए या उसके बाद में अंग्रेजों का दौर रहा हो, उस आजादी के बाद से भारतीय लोकतंत्र का जो किस तरह का सिस्टम रहा है, हर वो व्यक्ति जो किसी को चैलेंज कर सकता है, तो जो सत्ता में होता है, उसकी एक कोशिश होती है कि किसी न किसी इसको साइड लाइन किया जाए, इसको हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया जाए और उसमें कई बार वो कामयाब होता है और कई बार नाकामयाब होता है। यहाँ पे एक नया विमर्श है, लेकिन एक महिला है, एक महिला के साथ दिक्कत हुई है, एक 3 दिन की व्याहता है। आप उस मर्म को समझें, हम चर्चा उस मर्म पे करने के लिए आए हैं। हमारी बात उस विषय पे है कि जो हमने दर्द झेला है, जो कल तक दलित भाई हमारे झेल रहे थे, आदिवासी समाज झेल रहा था, अल्पसंख्यक समाज झेल रहा था, वही दर्द आज एक ब्राह्मण बेटी को है। जी आपने जी जी आवाज में आवाज नहीं मिलाई थी, कोई बात नहीं है, लेकिन हम उस बेटी के दर्द के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम उस दर्द से भली-भांति परिचित हैं। हमें मालूम जी है कि आदिवासी बहनों के साथ क्या होता है, हम जानते हैं चित्रकूट में क्या हुआ है, इसलिए हमें उस दर्द का अंदाज़ा है, इसलिए हम खुशी दुबे के साथ खड़े हुए हैं। बस इतनी-सी जी बात। जी 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 मोहानी साहब, योगन जी आपके पास आ रहे हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे। खुशी दुबे के साथ खड़े होने का सिर्फ एक मकसद है कि हमारे यहाँ कानून है, तो कानून के आधार पे न्याय मिलना चाहिए और उस न्याय के लिए लड़ रहे हैं ताकि ये अन्याय न शेड्यूल के कास्ट के साथ हो सके, न बैकवर्ड के साथ हो सके और न ही मुस्लिम समाज के साथ, माइनॉरिटी समाज के साथ हो सके। ये जब कानून है, अब कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी ये सच है कि डिस्पैरिटी है, पक्षपात हो रहे हैं। पक्षपात के बावजूद हमें न्याय के लिए लड़ना है और कानूनी तौर पे जो न्याय मिलना चाहिए उसके लिए खड़े हो रहे हैं। तो आपसे हम समझना चाहते हैं कि खुशी के साथ सिर्फ न्याय के लिए लड़ रहे हैं और खुशी की जगह कोई भी हो तो शायद एक बार इसकी लड़ाई अगर लड़ी जाए तो उसकी जगह कोई भी हो तो शायद उसके लिए भी न्याय की लड़ाई लड़ी जा सकती है भविष्य में। इस सोच के साथ लड़ रहे हैं। जी योगेन जी। नहीं, ठीक बात है। खुशी की जो स्थिति है और खुशी को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन हम किससे न्याय की उम्मीद करते हैं? उस न्यायालय से जहां से जो फैसले आ रहे हैं उसमें सारे आतंकवादी तक तो छूट जा रहे हैं। उस पुलिस से हम न्याय की बात कर रहे हैं जो कि बेगुनाहों को उठाकर इनकाउंटर कर देती है। हम उस समाज से इस न्याय की बात कर रहे हैं जो हजारों बहु बेटियों की अस्मिता को लुटते हुए देखता है और जाने कितनी खुशी है जो हर रोज इस दौर से गुजरती है। खुशी के दर्द की हमें इंतहा जो है वो महसूस नहीं होती, इसलिए क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते आ रहे हैं। इस लड़की के अभी 3 दिन की शादी हुई है, ब्याहता है, इसको ले जाना पुलिस को और इसे ये कहना
कि यह भी साजिशन शामिल हुई होगी, ये अपने आप में एक प्रश्न छोड़ जाता है कि पुलिस किसी को भी अगर एक गेस्ट बन के भी आया है, 1 रात 2 रात रहा है, तो उसको उठा के कहे कि ये तो साजिश में शामिल है। खुशी को न्याय मिलना चाहिए, परंतु इस खुशी के न्याय की तरह ही उन समग्र बच्चियों को, उन समग्र महिलाओं को, चाहे वो किसी भी संप्रदाय की हो, किसी भी वर्ग से आती हो, हमारी वेदना यही होनी चाहिए। हम खुशी की वेदना के साथ खड़े हैं, हमारा विरोध नहीं है, हमारा केवल यह आईना दिखाना है कि एक खुशी को हम आगे कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि वो नाइटमेयर लड़की थी जो दिल्ली में घटना हुई, और उस लड़की की तरह की लाखों घटनाएं हुई जो कि सामने ही नहीं आती, जिसमें पूरे विश्व में कैंडल जलाई गई। उन बच्चियों के लिए क्या हुआ जो 12 साल की बच्चियां थी और उनको बलात्कार किया गया और रेप किया गया, और उसके बाद से उनका मुजरिम खुलेआम घूम रहा है। हमारी न्यायपालिका संदेह के घेरे में है। हम सीधे सीधे कहते हैं कि न्याय पर से आम जन का विश्वास उठता जा रहा है, और पुलिस ने जो त्वरित गति का जो है अपना न्याय देने की प्रक्रिया अपनाई है, कमोबेश समाज भी यही करेगा। और उस देश में और उस प्रदेश में जहां पर गोधरा कांड का एक अभियुक्त, जहां पर एक प्रदेश छोड़ के तड़ी पार कहलाने वाला एक व्यक्ति, वो व्यक्ति जिसके ऊपर 36-36 मुकदमे हो, वो मुख्यमंत्री, दूसरा उप मुख्यमंत्री जिसपे 2500 मुकदमे हो, हम किससे न्याय की बात कर रहे हैं? उन ऐसे कानून द्वारा पोषित इन गुंडों से, जिन्होंने सत्ता में पूरी तरह से आके अधिकार प्राप्त कर लिया है। जी हम न्याय की किससे उम्मीद करें? न्याय तो समाज ही देगा भाई साहब। जी, ये सच है कि हमें ये जो हमने पहले ही कहा था कि हमारे यहाँ कानून है, न्याय नहीं। तो ये खुशी के साथ, ठीक है, उन्होंने पार्शियलिटी बहुत बरती है, लंबे समय से पार्शियलिटी ही बरतते चले आ रहे हैं, लेकिन इस समय संविधान को मानने वाले हम लोग हैं और संविधान के आधार पे निर्धारित न्याय को मानने वाले हैं, और उस न्याय की दृष्टि में कहीं से भी खुशी के साथ जो पुलिस बर्ताव कर रही है वो उचित नहीं है। सिर्फ न्याय की खातिर हम इस बात को उठा रहे हैं और तब तक उठाते रहेंगे जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता है। तो आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि ये पुलिस तो सरकार के इशारे पे ही काम करती है। क्या सरकार ने ये मन बना लिया कि आगे चल करके जो ब्राह्मण हमारे प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, उनको इसी तरह से जलील करते रहना चाहिए? जी, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी। जी, दूसरा और क्या मंसूबा हो सकता है? मैंने पहले कहा कि सत्ता का ये चरित्र होता है। अब हमारे देश में जो संविधान के 4 स्तंभ हैं, जिनके आधार पर देश चल रहा है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, इन चारों पर जिस वर्ग का कब्जा हो और वो वर्ग असहाय हो उत्तर प्रदेश में और अपने ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार का मुकाबला न कर पाता हो, तो अब तो उस वर्ग को सोचना है कि वर्तमान में जो सत्ता का चरित्र है उत्तर प्रदेश में, जिसको उन्होंने ही बैठाया है, उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि स्त्री तो उनकी निगाह में हमेशा शूद्र रही है। जिस तरह से अनुसूचित जात, पिछड़े जात, माइनॉरिटी ये शूद्र रहे हैं, उसी हिसाब से स्त्री भी उनके निगाह में हमेशा शूद्र रही है और उन सारे अधिकारों से वंचित रही है जिनसे ये सारे लोग वंचित रहे हैं। तो आज की स्थिति में जो ऊपर न्यायपालिका में बैठे हुए लोग हैं, उनका न्यायिक चरित्र क्या है, ये भी पूरे समाज के सामने स्पष्ट है कि वो किस हिसाब से न्याय देने का प्रयास कर रहे हैं। दविंदर सिंह जो आतंकवादियों को लेकर के आता है, वो जेल से बाहर है और बहुत सारे ऐसे लोग, कफील जैसे लोग, जिन्होंने बच्चों की ऑक्सीजन देने के लिए अपनी एड़ी चोटी लगा दिया, उस व्यक्ति ने आज वो जेल में सड़ रहा है। जेल से जमानत होने के बाद भी 3 दिन तक उसको जेल में रखा गया और उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जा रहा है। तो जब सत्ता का चरित्र ये है, तो वो ये देखता है कि हमारे कंपटीशन में आने वाले लोग कौन हैं
तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में अगर योगी को कोई चुनौती दे सकता है तो वो ब्राह्मण समाज ही चुनौती दे सकता है, और चुनौती देने के लिए उप मुख्यमंत्री के रूप में दिनेश शर्मा बैठे हुए हैं। नहीं तो जिसके नाम पे चुनाव लड़ा गया, ऑलरेडी एक बेचारे मौर्य जी स्टूल पर बैठे हुए हैं। तो स्थिति ये है कि अब तो ये ब्राह्मण समाज को सोचना है, लेकिन हमारा चरित्र न्यायिक है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। चाहे अन्याय अत्याचार आदिवासियों के साथ हो, चाहे दलितों के साथ हो, पिछड़ों के साथ हो, हम लोग संविधान के अनुरूप, चाहे भले खुशी के साथ ही क्यों न हो, हम संविधान के अनुरूप ये चाहते हैं कि ऐसा कोई भी किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार न हो। और इन परिस्थितियों में हम उस ब्याहता लड़की के साथ भी हैं जिसको 3 दिन हुए ब्याह होकर के आई थी और जिसको पुलिस वालों के अन्याय और अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। आज बेचारी जेल में है, कहाँ है ये तो पुलिस वाले जाने, अभी तो इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि समाज को, सिर्फ ब्राह्मण समाज नहीं पूरे समाज को सोचना चाहिए कि आखिर ये पुलिस का चरित्र इस तरह से हुआ क्यों है, आखिर वो जी किसका संरक्षण पा करके हुआ है। निश्चित रूप से सत्ता शीर्ष पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनका चरित्र ही ऐसा है कि वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे वहां केंद्र में है चाहे प्रदेश में, जो अपने ही द्वारा किए गए कुकर्मों को, पापों को, अपने द्वारा किए गए संविधान विरोधी चीजों को वो स्वयं ही वापस लेने की क्षमता रखते हैं, सोच रखते हैं। ऐसे लोग अगर जी सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए हैं तो आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी निरपराध व्यक्ति कभी भी जेल जा सकता है, उसके ऊपर अन्याय जी जी अत्याचार हो सकता जी 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 डॉक्टर साहब, कोई भी जो इनोसेंट व्यक्ति है, जिसका कोई अपराध नहीं है, वो जेल जा सकता है। ये प्रवृत्ति बन गई है। है, एकदम जा और सकता है। जी, हम मोहानी साहब आपके पास आ रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पुलिस ने सरला दुबे को, यानी विकास दुबे की मां को, अमर दुबे की पत्नी को, खुशी दुबे को उठा करके जेल में डाल दिया और वो जेल में है कि नहीं है, 2-3 दिन से ये भी नहीं पता लग रहा कहाँ है, दो के दो। तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह से विकास दुबे को एनकाउंटर में मारा जा सकता है, भूमिका बनाई जा सकती है एनकाउंटर की, जिसपे एनएचआरसी ने बहुत सारे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को बहुत सारे नोटिस भेजी है, फिर नोटिस भेजी गई है। तो हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि अगर इन लोगों को, इसको विकास दुबे को मारा जा सकता है एनकाउंटर में, तो फिर विनय तिवारी को क्यों नहीं? विनय तिवारी ने केवल अपने फर्ज के साथ ही गद्दारी नहीं की, देश के साथ गद्दारी की है, उस पुलिस वालों की सूचना दी है। तो विनय तिवारी का इनकाउंटर क्यों नहीं? के शर्मा का इनकाउंटर क्यों नहीं, जिसने 15 मिनट पहले पावर हाउस को फोन करके ये कहा कि ब्लैकआउट कर दो? उसका इनकाउंटर क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात तो अनंत देव तिवारी जी का कभी अंत होगा कि नहीं होगा, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं? ये जरूर प्रश्न उठता है। अगर खुशी के साथ, आप खुशी के साथ इस तरह सा व्यवहार पुलिस कर सकती है, तो फिर विनय तिवारी को इनकाउंटर क्यों नहीं? के शर्मा का इनकाउंटर क्यों नहीं? अनंत देव तिवारी का इनकाउंटर क्यों? जी मोहानी साहब। देखिए, इनकाउंटर किसी समस्या का हल नहीं है। यदि इनकाउंटर ही हल है तो आईपीसी की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूँ। इसे डिलीट कर दिया जाना चाहिए। 302, 307, 308 इस तरह के जितने भी अपराध हैं, इसका पूरा पावर पुलिस को दे दिया जाना चाहिए कि आप तुरंत उन्हें पकड़ के तुरंत न्याय कर दें। न्यायिक जांच हो रही है, भले हमें उम्मीद नहीं है कि जांच में कुछ निकलेगा और जांच निष्पक्ष होगी, लेकिन फिर जिम्मेदारी समाज पर आती है। मैं लगातार एक बात कहता हूँ कि हमने लोकतंत्र का जो भद्दा मजाक उड़ाया हुआ है कि भ्रष्टतम में से भ्रष्ट चुनने को जो हमने चुनाव समझा हुआ है, जब तक हम महासुधार नहीं करेंगे हम कुछ नहीं प्राप्त करने जा रहे हैं।
राणे साहब वोट करने जाएं और सिर्फ पार्टी विशेष का सिंबल देखें और वोट कर दें, ये ना देखें कि उस पार्टी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है उस व्यक्ति का चरित्र क्या है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, वो व्यक्ति वाकई में इस लायक है कि नहीं कि वो आपका प्रतिनिधित्व कर सके, क्योंकि वो आपके बच्चों के भविष्य की बात करने के लिए जा रहा है। तो गलती हमारी और आपकी है। बिल्कुल बदलाव आ सकता है। यकीनन नबी साहब कह रहे थे कि हम किनसे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? उस न्यायपालिका से जो लगातार अजीबोगरीब फैसले दे रही है, उस पुलिस से जो किसी को भी अपराधी बता के गोली मार दे रही है, या उस राजनीतिक व्यवस्था से जहाँ पे एक के ऊपर एक भ्रष्टाचारी बैठा हुआ है। जी नहीं, हमें समाज के जागरण की तरफ जाना है। हमें एक आवाज उठानी है। आवाज सिर्फ ये है कि हमें ये व्यवस्था ही तो बदलनी है। हमारी लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ है। हम किसी जात के खिलाफ नहीं है, हम किसी धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम देश बचाना चाहते हैं व्यवस्था के परिवर्तन के द्वारा। हमें व्यवस्था का परिवर्तन चाहिए और व्यवस्था का परिवर्तन तब आएगा जब हम न्याय के लिए उठेंगे। आज खुशी दुबे है, यदि खुशी दुबे के साथ खड़े होने से ब्राह्मण समाज भी उस जंग में आता है कि चलिए इनकी भी लड़ाई है, हम इनके साथ खड़े होते हैं, वो हमारे साथ खड़े होते हैं, समाज में बदलाव दिखाई देगा। भले लड़ाई उनकी लड़ी जा रही हो, लेकिन हित हमारा भी है, क्योंकि लड़ाई तो हम ये लड़ेंगे ना कि ये अन्याय हो रहा है। हम लड़ाई अन्याय के खिलाफ लड़ने जाएंगे, साथ में वो भी खड़े होंगे, आपकी तादाद बढ़ेगी और लोकतंत्र में सरों की गिनती होती है। लोकतंत्र ये नहीं कहता कि कौन जात का या कौन धर्म का के लोगों ने क्या किया है। जब एक जी जी बदलाव न्याय के लिए चाहिए, सिर्फ जी सवाल मोहानी इतना साहब। सा जी है। जी मोहानी साहब, दुर्गा प्रसाद यादव जी आपके पास आकर के और यही सेम प्रश्न आपके साथ भी, कि अगर खुशी दुबे और सरला दुबे को ये दोषी मान लिया जाता है, दोषी मान लेकर के थाने में ही नहीं कहीं गुम भी कर दिया जाता है या गुप्त जगह रख दिया जाता है, तो ठीक वही दोष तो विनय तिवारी का भी था, वही दोष तो के शर्मा का भी था, और वही दोष तो अनंत देव तिवारी का भी है। तो फिर इनके साथ वही बर्ताव क्यों नहीं? बल्कि इनका तो बढ़ करके है, इन्होंने न केवल अपने फर्ज से गद्दारी की, देश से भी गद्दारी की है। और जिस देश की शपथ लेकर के आए थे, ये एक अंडरटेकिंग देकर के आए थे कि हम देश की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, उससे गद्दारी नहीं करेंगे। जी डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी। राणे साहब, जिनका नाम आपने लिया है, इन तीनों का, जिन्होंने अपने ही लोगों के साथ गद्दारी करके इतना विभत्स कांड करवाया है, आप इनकाउंटर करेगा कौन इनका? इन्हीं के बिरादरी के लोग, पुलिस के लोग ही इनकाउंटर करने वाले हैं ना। तो क्या आप अपेक्षा रखते हैं कि पुलिस के लोग पुलिस का इनकाउंटर करेंगे या पुलिस का बचाव करेंगे? नीचे से ऊपर तक पूरा का पूरा पुलिस महकमा सिर्फ पुलिस के बचाव में खड़ा है। अभी पुलिस ये नहीं समझ रही है कि आज जिस व्यक्ति के कहने पर, जिस शासन में बैठे हुए व्यक्ति के कहने पर वो ये इनकाउंटर का खेल खेल रही है, कल को सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हो गया है और ये सरकार नहीं रहेगी, तो यही जो एससी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग जिन्होंने इनकाउंटर किया है दुबे का, ये जीवन भर मुकदमा लड़ेंगे और सजा पाएंगे, लेकिन विभागीय सजा से बचे रहेंगे। विभाग कभी इनको सजा नहीं देगा, और विभाग अगर सजा देता तो इन 10 पुलिस वालों की मौत का बदला सबसे पहले तिवारी और शर्मा से लेता, उसके बाद अनंत देव से लेता। लेकिन क्या आप समझते हैं कि विभाग इन लोगों से बदला लेगा? कतई नहीं लेगा। एक टीम गठित कर दी गई है जिसके सर्वे सर्वा कोई गौड़ जी हैं, और गौड़ जी खुद ऐसे किसी केस में उलझे हुए हैं कि उनके ऊपर जो जब वो डीआईजी थे उनकी खुद इंक्वायरी चल रही है, आज भी इंक्वायरी पेंडिंग है। तो इंक्वायरी का डर दिखा करके गौड़ जी से भी वही रिपोर्ट लगवाई जाएगी
जो शासन प्रशासन चाहता है। नहीं तो निश्चित रूप से दुबे की तो हत्या बाद में होती, सबसे पहले ये जो 10 पुलिस वाले मारे गए हैं, इनके खिलाफ षड्यंत्र करने वाले विनय तिवारी, शर्मा और अनंत देव को सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये सजा देने वाले कौन लोग होंगे? पुलिस के विभाग के लोग होंगे। और पुलिस विभाग अपने ही विभाग के लोगों को सजा कब देने लगा? आज तक कभी नहीं हुआ है। तो दुर्भाग्य इस देश का यही है, लोकतंत्र का दुर्भाग्य यही है कि सजा देने वाले किससे उम्मीद करते हैं? जी डॉक्टर साहब उम्मीद करते हैं। डॉक्टर साहब हमें अभी आपको रोकना पड़ेगा और यही रोकना पड़ेगा। और ये उभर करके बातें आई अभी जो हम दर्द भारत, जो भारत का दर्द है, वो दर्द ये है कि अगर हम सफूरा जरगर के लिए न्याय मांग रहे हैं, डॉक्टर कफील का दर्द बयां कर रहे हैं, खालिद सैफी का दर्द बयां कर रहे हैं, आसिफ इकबाल का दर्द बयां कर रहे हैं, सैफुर रहमान का दर्द बयां कर रहे हैं, केदार डोमरी का दर्द बयां कर रहे हैं, तो हम दर्द बयां कर रहे हैं सुनील गुर्जर का भी, पिंटू पटेल का भी, ब्रजराज मौर्य का भी, मुकेश राजभर का भी, पुष्पेंद्र यादव का भी, और प्रदीप तोमर, अशोक निषाद और विवेक दिवाकर और पिंटू जाटव का भी। हम दर्द बयां कर रहे हैं कमलेश तिवारी की जो हत्या हुई उसका भी दर्द बयां कर रहे हैं। हम दर्द बयां कर रहे हैं महेश शर्मा की हत्या का भी। हम दर्द बयां कर रहे हैं कि रमेश मिश्रा की हत्या का भी। हम दर्द बयां कर रहे हैं आदित्य तिवारी बस्ती की जो हत्या हुई उनका भी। हम दर्द ये भी बयां कर रहे हैं कि सत्यनारायण शुक्ला की किस तरह से अमेठी में मौत हुई, क्या उस तरह से पुलिस वालों ने उनको मारा। अमन मिश्रा का भी दर्द बयां कर रहे हैं कि कन्नौज में किस तरह से मारा गया। और अब तो 5-5 के एक ही परिवार के 5-5 लोगों को मारा जा रहा है। परिवार के एक ही परिवार के 5 लोगों को मार दिया जा रहा है और कभी झांसी में एक ही परिवार के लोगों को 5 लोगों को मार दिया जा रहा है, तो कभी इलाहाबाद में एक ही परिवार के लोगों को मार दिया जा रहा 5 लोगों। आखिर ये वजह क्या है, क्यों मारे जा रहे हैं? तो अगर यह कानून है तो न्याय होना चाहिए। कानून कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता। अगर हमें कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है तो निश्चित तौर पे पुलिस को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अभियोग पंजीकृत करने का अधिकार है, अभियोजन तैयार करने का अधिकार है और अभियोजन के साथ साथ चार्जशीट के साथ साथ अभियुक्त को कोर्ट में पेश करने का अधिकार है, लेकिन सजा देने का अधिकार पुलिस को कतई नहीं है। और अगर सजा देने का अधिकार पुलिस को आ गया इस तरह, तो निश्चित तौर पे इस देश में आतंकवाद बनाम सरकारी आतंकवाद पैदा हो जाएगा और ये देश के संविधान के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए हम ये कह रहे हैं, निश्चित तौर पे खुशी दुबे को रिहा किया जाना चाहिए, सरला दुबे को घर पहुंचाया जाना चाहिए। ठीक है, या तो आप आतंकवादी उसको घोषित कर दीजिए, और जब आतंकवादी घोषित किया जाता है जो, तो परिवार का नया सदस्य हो या पुराना सदस्य हो, सबको गिरफ्त में लिया जाता है। और अपराधी अगर आप घोषित कर रहे हैं तो ये देखा जाता है कि उसके अपराध में संलिप्तता रही है कि नहीं रही है। दोनों चीजें नहीं कर सकते। उसके साथ व्यवहार आतंकवादी वाला कर रहे हैं, नाम अपराधी दे रहे हैं, और दोनों से बचा नहीं जा सकता। ये भारत का दर्द है और इस भारत के दर्द को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। जो हमारी सुर्खियां, यही तो सुर्खियां हैं भारत की सुर्खियां ही तो मीडिया में नहीं आ पा रही हैं, और भारत की सुर्खियां मीडिया में आए, इसीलिए दर्द भारत आप सभी के बीच में है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को नमस्कार, तब्बा खैर, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय।